गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं आज अपन। 1000 ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास इसके पहले ज्योग्राफी का और सिविक्स का चैप्टर आ गया था, देन उसकी पीडीएफ भी आ गई थी। अब अपन हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Take a look at map first and second. Map first was made in 114 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. दोनों मैप है जो फर्स्ट एंड सेकंड है, ये फर्स्ट मैप है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड मैप नेक्स्ट पेज पे वॉज मेड इन 114 CE। 114 मतलब 114 CE में मतलब 1154 CE में, मतलब उस टाइम की बात है ये कि 1154 CE में अरब जोग्राफर अल इद्रिसी ने ये मैप बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज ए डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सारी डिटेल है सब कॉन्टिनेंट मतलब आसपास के जो भी इलाके होते हैं ना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब इलाके होते हैं। ये सारे जो मैप मतलब इस मैप के अंदर सब कुछ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, और पूरी डिटेल भी दे रखी है। मैप 2 वॉज मेड इन 1720 एस। मैप जो 2 है वो कब बना था? 1720 में बना था। फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं? जो मैप बनाते हैं, जो मैप देखते हैं, इनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू आर दे आर मैप ऑफ सेम एरिया। ये दोनों ही मैप बहुत थोड़े डिफरेंट है पर दोनों ही सेम एरिया के। इन अल इद्रिसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड साउथ इंडिया। अल इद्रिसी ने क्या करा था? मैप को थोड़ा सा उल्टा बना दिया था, जो साउथ की जगह पे नॉर्थ कर दिया था और नॉर्थ की जगह पे साउथ कर दिया था। श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। प्लेस नेम्स एंड मार्क इन अरेबिक। ये देखिए आपका सेकंड मैप है। अल इद्रिसी से मतलब ये गलती हुई थी। फर्स्ट मैप जो उन्होंने बनाया था, उनने क्या करा था? नॉर्थ की जगह पे साउथ कर दिया था, साउथ की जगह पे नॉर्थ फाइंड कर दिया था। ये सेकंड मैप है आपका। एंड देयर आर सम वेल नोनेस्ट नेम्स लाइक कन्नूज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन मैप ऑफ कन्नाजी। मैप 2 वॉज मेड इन नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट। मतलब जब मैप फर्स्ट बना था उसके 600 साल बाद कौन सा मैप बना था? मैप सेकेंड बना था। ड्यूरिंग द टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड considerably. This map seems more familiar to us in the coastal areas in particular are detailed. This map was used by European sailors. यूरोपियन जो सेलर्स होते हैं ना, जो मतलब अपना सामान इधर से उधर बेचते हैं, उनको हम सेलर्स बोलते हैं। और मर्चेंट्स होते हैं, वॉयजेस होते हैं। वॉयजेस मतलब होती है यात्रा। तो मतलब जो इधर से उधर मैप उनके लिए क्यों यूज़ आते हैं? जब वो यूरोपियन सेलर्स होते हैं, वो अपना सामान इधर से उधर गुड सर्विसेज एक इलाके से दूसरे इलाके लेके जाते हैं। जब वो यात्रा करते हैं, है ना, जो व्यापारी सब होते हैं, तो उनके लिए मैप बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो वो कैसे इधर उधर का मतलब जो भी होगा वो सब कैसे देखेंगे कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ है। और आप इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए उन्हें मैप की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैप बनाए गए थे। फर्स्ट मैप कब बना था? 1154 में, और सेकंड मैप बना था 1720 में। ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Equally important is the fact that the science of cartography different in two periods. When historians read documents, equally important मतलब क्या है कि जो हमारी जो साइंस है, जो कार्टोग्राफी है, वो अधिकतर 2 पीरियड में बटी हुई है। हिस्टोरियंस को मतलब ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ये पास्ट के बारे में उनके पास इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होती है। तो उनको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कार्टोग्राफी किसको बोलते हैं? मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। उनको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है, मैप से, इन सब चीज़ों से ही उन्हें हेल्प मिलती है, जिसके बारे में वो पास्ट के बारे में जान पाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है कि पुराने समय और अभी के समय में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट चेंज एंड लैंग्वेज एंड मीनिंग। लैंग्वेज और मीनिंग में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब कोई चीज़ अपन प्रोसेसिस होता है ना, जिस तरीके से वो एक तारीफ होता है, पर जब अपन कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, कोई अपन ने, जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, तो वो फिर आपके फ्रेंड ने, दूसरे ने लिखा, फिर वो तीसरे ने लिखा, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में, मीनिंग्स में बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। इतने सालों की बात है तो चेंजेस तो आएंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मतलब इतने सालों बाद में जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वही सारी चीज़ पास्ट की जानकारी लिखता है, तो कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस में, है ना, मीनिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं।
जैसे जो मेडिवल पर्शियन था, पर्शियन ईरान का पुराना नेम है। जो मेडिवल पर्शियन है, जैसे एग्जाम्पल मीन्स डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जैसे उसको पहले क्या बोलते थे, मेडिवल पर्शियन बोलते थे, पर अब उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पर्शियन बोलते हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, ग्रामर एंड वोकेबलरी में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम, बहुत सारे मीनिंग्स जो होते हैं वर्ड्स के वो ओवर द टाइम मतलब इतने सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। पर्शियन क्या था, ईरान का पुराना नेम था, ठीक है, मेडिवल पर्शियन, और इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, और अब क्या हो गया है, वो मॉडर्न पर्शियन हो गया है, ठीक है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इस इंडिया, जैसे पहले हम क्या बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे, अब हम क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। द मॉडर्न नेशनल स्टेट, नेशनल स्टेट मतलब क्या हो जाए, देश की जोग्राफी बाउंड्री, देश की बाउंड्री कि इतना इतना देश हमारा है, उसकी बाउंड्री को हम नेशन स्टेट बोलते हैं। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian, 13th century में by Minhaj-e-Siraz ने, क्रॉनिकुलर थे वो, जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं उसे हम क्रॉनिकुलर बोलते हैं, उनने पर्शियन में लिखा था। ही मीन द एरियाज जैसे पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स विद डोमिनोस ऑफ दिल्ली सुल्तान, मतलब दिल्ली सुल्तान के बारे में उन्होंने बताया था कि ये सारे जो एरियाज है इसमें उनने मिनाजी सिराज का ही पूरा ये जो एरिया है ये उन्हीं के अंडर में है। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड द साउथ इंडिया, बट उन्होंने साउथ इंडिया को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया था। इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करा था जोग्राफी में। द फोना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स, फोना मतलब क्या होता है, जो जानवर होते हैं उसके बारे में, एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट, हैबिटेट मतलब होता है जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनको हम इनहेबिटेंट बोलते हैं। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब वहाँ के इलाके के लोग। एज वी विल सी चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको और डीपली भी पढ़ेंगे। While the idea of geographical and cultural entry like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. Historians have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Historians क्या है, मतलब बहुत केयरफुल इन टर्म्स के लिए रहते हैं क्योंकि जो मीनिंग्स होते हैं इनके बहुत सारे डिफरेंट होते हैं पास्ट के, मतलब बहुत मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी बहुत सारी हिस्टोरी की जो पास्ट की चीज़ें होती है वो बहुत सारी आते आते तक मॉडर्न पीरियड तक बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल टाइम फॉरेनर, जैसे फॉरेनर हम किसको बोलते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं उसे हम फॉरेनर बोलते हैं, ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। पर जो मेडिवल पीरियड के लोग थे वो फॉरेनर किसको बोलते थे, किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी अजनबी को वो फॉरेनर बोलते थे। कोई भी जैसे एक गांव से दूसरे गांव का भी और वो दूसरे मतलब उनको जिसको नहीं जानते, जैसे आपके गांव का है और आप जैसे आपके पास वाली कॉलोनी है और आप उस इंसान को नहीं जानते हो तो ये लोग उसको भी फॉरेनर बोलते थे। पर अपन किसको फॉरेनर बोलते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, ठीक है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड टू बी फॉरेस्ट ड्वेलर, जो सिटी ड्वेलर वाले लोग थे वो फॉरेस्ट ड्वेलर वाले लोग थे, उनको भी फॉरेनर बोलते थे। बट टू पीजेंट्स लिविंग द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन थ्रू दे में हैव डिफरेंट हेड रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड्स। जैसे दो किसान हैं वो एक ही विलेज के हैं बट वो कोई फॉरेनर नहीं हुए ना, जैसे क्योंकि उनके डिफरेंट रिलीजन्स है, अलग बैकग्राउंड्स हैं, बट वो एक दूसरे से मतलब एक गांव में तो रहते हैं। बट ये लोग क्या करते थे, उनको भी फॉरेनर बोलते थे, भले ही वो एक ही गांव के हो और दो किसान मतलब हो, पर उनके डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड तो अलग है, इसलिए उन्हें भी फॉरेनर बोलते थे, फॉरेनर डिराइव करते थे, उस वक्त की बात है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियंस क्या होते हैं, जो बहुत अलग अलग टाइप्स के सोर्सेज मतलब याद करने के लिए, पास्ट को याद करने के लिए, बहुत सारी अलग अलग स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन, आपने इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर, पर अपन इस बुक में 1000 ईयर हज़ारों सालों की बात कर रहे हैं, कब से कब तक की, 700 से 1750 सीई तक की बात कर रहे हैं। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। अपन इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोरियंस के बारे में, पास्ट के बारे में जानने के लिए स्टडी कर रहे हैं। दे विल रैली अब कॉइन्स, अब उसके बारे में ये लोग जानने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, कैसे पहचान करते थे हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें
क्या है, कॉइन्स से पता करते थे, इंस्क्रिप्शन से पता करते थे, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स होती थी, डिज़ाइंस होती थी, उनसे पता करते थे, रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों से ही तो पता लगाते थे पास्ट के बारे में. बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज dramatically during this period. They slowly displayed other types of available information. Through this period, paper gradually became a cheaper and more widely available. देखिए आपको यहाँ पर एक पास में इसमें ब्लॉक नहीं दे रखा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब इसमें यही बताया गया है कि जैसे इमारतें होती है, इंस्क्रिप्शन होते हैं, कॉइन्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसी से ये लोग स्टडी करते थे पास्ट के बारे में. अब अपन ये नॉर्मल ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसको पढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ पेपर. इन द मिडिल ऑफ द 13th century, a scholar wanted to copy a book. He did not have enough paper, so he watched the writing of a manuscript. He did not want write up the paper and used it. मिडिल 13th century में क्या होता था कि जो बुक्स होती थी उन्हीं को ये लोग कॉपी करते थे. मतलब जैसे मैंने पूरी बुक लिखी तो उसी को आप पूरी कॉपी कर रहे हैं इस हिसाब से. सो ही वॉच द राइटिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती है उसको ये लोग वॉश कर देते थे, हटा देते थे, और ड्राइड पेपर, उस पेपर को सुखा के उसको वापस से यूज़ कर लिया करते थे. मतलब उस टाइम इतनी सारी चीज़ों की कमी थी तो ये लोग क्या क्या करते थे. अपने को कितना कुछ पता पड़ता है हिस्ट्री से. पीपल इज़ यूज टू राइट होली टेक्स्ट. होली टेक्स्ट मतलब जो क्रिश्चियन लोगों की बाइबल्स होती है ना, और जो मुस्लिम लोगों की कुरान होती है, अपनी हिंदू लोगों की जो भगवत गीता होती है, रामायण होती है, क्रॉनिक, इसके बारे में ये लोग जानते थे, पता करते थे. क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स है ना. क्रॉनिकुलर्स मतलब क्या होता है, जो मतलब राजा लोग रहते थे उनके बारे में पता करते थे. लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंस, खत लिखे जाते थे. साधु लोग जो रहते थे उनके बारे में. जुडिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, फ्रॉम द रजिस्टर एंड अकाउंट एंड टैक्सेस. मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर कलेक्टेड बाय द वेल्थी पीपल. जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो क्या कौन कलेक्ट करता था, वेल्थी पीपल कलेक्ट करते थे. रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. मतलब मोनास्ट्रीज़ क्या होती थी, मोनास्ट्रीज़ मतलब क्या होता था कि जो मतलब इन्फॉर्मेशन जिसमें रहती है उसको हम लोग मोनास्ट्रीज़ बोलते हैं. जो रूलर्स रहते थे, टेम्पल्स रहते थे, इन सब के बारे में भी ये लोग सब जानकारी इकट्ठी करते थे. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. आर्चीव्स मतलब सारे डॉक्यूमेंट कायम रखते थे. आर्चीव्स मतलब समझते हैं ना, एक पूरा एक जैसे बोलते हैं ना कि पूरा रूम सिर्फ पढ़ाई का है, लाइब्रेरीज़ का है. आर्चीव में जहाँ पर अपन सारी रिकॉर्ड्स इकट्ठे करके रखते हैं उसको आर्चीव बोलते हैं. दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लोड ऑफ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन. ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट, सारे डॉक्यूमेंट अपने को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो आज अपन पढ़ रहे हैं टू हिस्टोरियंस. बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़. देयर वॉज अ नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस तो रहती नहीं थी. सो स्क्राइब्स, इन्फॉर्मेशन काहे में उतारते थे. स्क्राइब मीन्स होता है कि इन्फॉर्मेशन को उतारते थे, मतलब एक से दूसरी कॉपी करते थे हैंड बाय हैंड. इफ़ यू वॉन्ट एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, जैसे आप अपनी फ्रेंड्स का होमवर्क करते हैं ना, इसी तरीके से. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग. कभी कभार क्या होता है, आपको अपनी फ्रेंड्स की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, बट आप गैस करके कुछ भी लिख लेते हैं. तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कुछ भी छोटी चीज़ होती है अगर वो गलत भी होती है तो वो दूसरी की जो अपन लिखते हैं उसमें भी अपनी कॉपी में गलत हो जाता है. इसी तरीके से इनके जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे जो लिखते थे, और अगर इनको थोड़ी सी भी राइटिंग समझ में नहीं आती थी और जो दूसरा वो उसको हैंड रिटन करता था तो उसमें वो गलतियाँ आ जाती थी और आगे 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 वो गलतियाँ चलती जाती थी. Manuscript copying in somewhat similar as scribes copies manuscript. They are also introduced small changes. बहुत सारे small छोटे छोटे changes तो आ ही जाते थे. These small differences grew over centuries. ये सालों साल तक छोटे छोटे changes तो चलते ही थे. मतलब जो ये देखिए इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इसमें बताया है. देखिए ये फिगर 2 में इम्पॉर्टेंट है कि जो ये इसमें लिखा है ना, शिकास्ते एंड नश्तिक, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है. मतलब राइटिंग के फॉर्म्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग है. सेम टेक्स्ट बिकम सब्सिस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम अनादर. मतलब एक से दूसरे की राइटिंग में बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, वो एक से दूसरे लिखते थे तो उसमें थोड़े बहुत कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस आ ही जाते थे. दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे. मतलब जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उसको तो मतलब अभी तक संभालना, मतलब आप भी समझ सकते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हज़ारों सालों पहले की सब बातें हैं ये. वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़. अपन काय पे डिपेंड रहेंगे, उनकी कॉपीज़ पे ही डिपेंड रहेंगे जिसने स्क्राइब्स कर रखा है, मतलब जिसने इन्फॉर्मेशन जो उतारते हैं
जो उतारते हैं स्क्राइब्स उनको कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उतारते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स बोलते हैं। तो जो स्क्राइब्स करते थे वो जो कॉपी करते थे उन्हीं पे हम डिपेंड रहते थे। ऑन ओकेशन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एंड डिफरेंट टाइम्स। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकुलर ज़ियासुद्दीन बरानी, 14th सेंचुरी में कौन थे, ज़ियासुद्दीन बरानी थे। उनने क्रॉनिक लिखा था सबसे फर्स्ट टाइम 1356 में। अनादर वर्जन उसका अनादर दूसरा वर्जन कब लिखा था, 2 साल बाद। कब लिखा था, 1971 में। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1971. It remained lost in large library collection। मतलब उनका इतने टाइम बाद, मतलब पहला उन्होंने 1356 में लिखा था, फिर उसके 2 साल बाद उन्होंने दूसरा वर्जन लिखा था उसका। ठीक है, 14th सेंचुरी में क्रॉनिकुलर ने, क्रॉनिकुलर किसको बोलते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। तो ज़ियासुद्दीन बरानी ने लिखा था 1356 में फर्स्ट वर्जन, और उसका दूसरा वर्जन 2 साल बाद लिखा था। New social and political groups, the study of the 1000 years between 700 and 1750। इतने सारे challenges उसके बीच में आए होंगे। स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट में भी बहुत सारे चेंज आए, पीरियड्स में भी बहुत सारे चेंज आए, अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंज आए। जैसे जो आपको पता है ना 700 से 1750 के बीच की बात कर रहे हैं अपन, इतने 1000 ईयर्स की। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो पर्शियन व्हील है वो कब किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था। तो देखिए हिस्ट्री हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्शियन व्हील जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जो पर्शियन व्हील है आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये इरिगेशन के लिए सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। स्पिनिंग व्हील यूज़ किया गया था वीविंग के लिए, बुनाई के लिए। एंड फार्म्स आर इन कॉम्बैक्ट, कॉम्बैक्ट मतलब होता है गोला बारूद यूज़ की गई थी उस टाइम फायर आर्म्स के लिए। न्यू फूड्स एंड बिवेरेजेस, बिवेरेजेस मतलब होता है जो पीने की चीज़ होती है उसे बिवेरेजेस बोला जाता है। अराइव टू द सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम क्या क्या चीज़ों की खेती की गई थी, पोटैटोज़ की, कॉर्न की, चिलीज़ की, टी की और कॉफ़ी की। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल who brought other ideas as well. As a result, this was a period economic, political, social and cultural changes। बहुत सारे पीरियड में इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड भी, पॉलिटिकल से भी रिलेटेड, सोशल से भी रिलेटेड और कल्चर से भी रिलेटेड बहुत सारे चेंज आए। तो आपके लिए मैंने इसमें 2-3 चीज़ आपको मेन बताई है, पर्शियन व्हील की, स्पिनिंग व्हील की और नए फूड्स की, फायर आर्म्स की, कॉम्बैक्ट की, सारी चीज़ आपको याद रखनी है। This was also a period of great mobility। Groups of people travel a long distance in search of opportunity। बहुत सारे लोग मतलब बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते थे, किसकी सर्च में, अपॉर्चुनिटी की सर्च में। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमल्स एंड वेल्थ पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। राजपूत, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जो राजपूत है वो नेम डेवराइट कैसे हुआ था, राजपुत्र से राजपूत हुआ था। और राजपुत्र किसको बोलते हैं, जो सन ऑफ रूलर, राजा का जो बेटा होता है उसे राजपुत्र बोला जाता है। बिटवीन द 18th and 14th century, 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a body of warriors who claimed Kshatriya caste status। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchies of all the subcontinent। A code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty। loyalty मतलब क्या होता है, वफादारी, और valor मतलब क्या होती है, साहसी। were the qualities attributed to Rajputs of the poets and bards। अदर जैसे दूसरे ग्रुप रहते थे, जैसे मराठा है, सिख है, जाट्स है, अहोम्स है, क्षत्रियस है ना, ये सब क्या करते थे, जो इनकी स्क्राइब्स होती थी और सेक्रेटरीज होती थी। ऑल्सो आर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एज टू बिकम अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। ठीक है, मतलब दूसरी दूसरी चीज़ों में इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, पॉलिटिकली में भी इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। अदर ग्रुप्स जो इनके पीपल्स और राजपूत का सबसे ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ में रहा है, राजपूत को सबसे ज़्यादा मिली गई है। और इन सारे सरनेम से इनको भी मिली गई, पर राजपूत को सबसे ज़्यादा मिली गई है। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर इज़ अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट से रिलेटेड मतलब भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे नए नए चेंजेस आए थे। एंड अ चेंज फास्टर टू मोर कंप्लीट इन सम एरियाज, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड भी वहाँ पर बहुत सारे नई चीज़ें, ग्रेजुअल चेंजेस आए थे। उनके कारण क्या होने लगा था, कंप्लीट देन अदर्स, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। जो वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो गाँव के लोग थे, वो माइग्रेट होने लगे थे। माइग्रेट मतलब जिस जगह पर वो रह रहे वहाँ से दूसरी जगह पर जाना, माइग्रेट होने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या फॉरेस्ट का काम चल रहा था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम चल रहा था।
Others started tilling the land and become peasants. Then new peasants group of gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They become a large part of complex society and were required to pay taxes and other goods. अब इन लोगों से भी पीजेंट्स और इन लोगों से भी ये लोग टैक्स लेने लगे थे. जो लोकल लॉर्ड्स थे वहाँ के, वहाँ इन सब चीज़ों के लिए, गुड्स एंड टैक्स के लिए भी, जो भी मतलब सर्विसेज थे उनके टैक्स लेने लगे थे. एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट बिकॉन इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस. इससे क्या, पैसे से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस आने लगा था. अमीर लोग बहुत अमीर थे, गरीब लोग बहुत गरीब थे. इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा था. पीजेंट्स के बीच में भी, कैटल रियरिंग में, इन सब चीज़ों में, एग्रीकल्चर रियरिंग में, इन सब चीज़ों में भी बहुत सारा चेंजेस आने लगा था. जातीस और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस. जाति में भी बंटवारा होने लगा था. मतलब कि जैसे एक ही गांव में हैं बट एरिया टू एरिया अलग अलग, मतलब उनमें भी क्या होने लगा था, बंटवारा होने लगा था. कास्ट से रिलेटेड भी, बैकग्राउंड से रिलेटेड भी. जातीज फ्रेम देयर ओन रूलर्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. दिस रेगुलेशन वर इम्पोज्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत. बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस. सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चीफ्टन. बहुत सारे जो विलेजेस थे वो कौन गवर्न करता था, चीफ्टन गवर्न करते थे. एंड दे वेंट अप वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट. मतलब एक छोटी स्मॉल यूनिट में ही बट एक स्टेट उनने पूरा अपने हिसाब से कर लिया था. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रीजन एंड एम्पायर. रीजन में, एम्पायर में, राज्य में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हुआ. लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ चोलास. चोलास के बारे में अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे. तुगलक्स के बारे में अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. मुगल्स के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. अलग अलग बहुत सारे रीजन से. असंस्कृत प्रशस्ति. प्रशस्ति मतलब क्या होता है, तारीफ करना, तारीफें लिखना. उसके बारे में भी अपन चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत. गियासुद्दीन बलबन. गियासुद्दीन बलबन जब थे तो 1286 से 87 तक उन्हीं का राज रहा था. एंड उनका बहुत वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ी तरीके से एम्पायर रहा. बंगाल से लेकर, बंगाल के ईस्ट से लेकर गजनी. गजनी कहाँ था, अफगानिस्तान के वेस्ट तक उनका पूरा राज फैला हुआ था. साउथ इंडिया का द्रविड़ तक भी उनका राज फैला हुआ था. पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन, गोदा, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली बिफोर हिज आर्मीज. मतलब जो इसमें अपने को ये याद रखना है कि जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन थे, जिनका राज 1286 से 1287 तक रहा है. कहाँ कहाँ तक रहा उनका राज, बंगाल के ईस्ट से लेकर गजनी जो अफगानिस्तान में, वहाँ के वेस्ट तक, और उसमें इंक्लूड भी क्या है, साउथ इंडिया का द्रविड़ तक भी इंक्लूड है. Regard these claims of conquest. At the same time they try to understand why rulers kept claiming to have a control over different parts of the subcontinent. मतलब इतना अच्छा खासा आसपास के इलाकों में भी बहुत सारा कॉन्टिनेंट, बहुत सारा इलाका जो था मतलब इनके अंडर में था. अब देखिए जो ये बॉक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ये बताया गया कि 1318 में जो पोएट थे अमीर खुसराव, उनने बताया है कि डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन. हर अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग रीजन में जैसे चलती है, जैसे सिंधी चलती है, लाहौरी चलती है, कश्मीरी चलती है, द्वार मुद्री चलती है जो साउथ कर्नाटका में चलती है, तेलंगानी चलती है जो आंध्र प्रदेश में चलती है, गुजरी चलती है जो गुजरात में चलती है, महाबारी चलती है जो तमिलनाडु में चलती है, गौरी चलती है बंगाल में, अवधी चलती है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हिंदावी चलती है दिल्ली के अंदर. तो अमीर खुसराव went on to explain in contrast of these languages this was संस्कृत which did not belong to any region. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप मतलब खुद सोचिए कि इतनी सारी लैंग्वेजेस के बारे में, इसमें कहीं संस्कृत का कुछ भी नहीं नाम है. संस्कृत लैंग्वेज किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती. किसी भी रीजन में संस्कृत लैंग्वेज कहीं पर भी नहीं चलती है, जबकि संस्कृत भी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है. पर जो कॉमन पीपल होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, मतलब जो अपन लोग जैसे हैं, तो ये अपन लोग इसके बारे में, संस्कृत के बारे में इतना नहीं जानते. इसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं. तो ब्राह्मण ही संस्कृत के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, अमीर खुसराव ने बताया है. और कॉमन लोग, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते. और कि संस्कृत किसी भी रीजन में नहीं चलती है लैंग्वेज. जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि इतनी सारी लैंग्वेज इन स्टेट में चलती है, पर संस्कृत किसी भी स्टेट में नहीं चलती है. By 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own languages and cultural characteristics.
मतलब 700 तक पता लगा था, मतलब हमें ये जोग्राफिकल डायमेंशन के बारे में, ओन लैंग्वेजेस के बारे में। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 9। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रूलिंग डायनेस्टीज। दे वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट्स। ओकेशनली डायनेस्टीज लाइक जैसे चोलास है, खलजीस है, तुगलक है, मुगल्स है, वर बिल्ड, इनने भी बहुत बड़े बड़े अपने एम्पायर खड़े किए हैं। देर वॉज अ पैन रीजनल। पैन रीजनल मतलब होता है कि अपना राज कितना फैला हुआ है, जहाँ तक फैला जाता है पूरा राज्य, मतलब अपने मतलब कि अपने पूरा जो इलाका अपन अपनी तरफ से पूरे इलाके में जो एक ही राजा शासन करता है, एक ही राजा का पूरा अधिकार होता है, उसको हम पैन रीजनल बोलते हैं। स्पेनिंग नॉट ऑल ऑफ दिस एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। इतने सारे बहुत सारे एम्पायर थे पर कोई भी इसमें से स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं रहा। चैप्टर नंबर 3 और 4 में अपन इसको और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा, When the Mughal Empire declined in the 18th century is led to be re-emerge of the regional states, chapter number 10, but years of imperial pan-regional rule। मैंने आपको बताया था पैन रीजन मतलब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही राजा का अधिकार रहना, उसको पैन रीजनल। But years of imperial pan-regional rule has altered the character of the regions across most of the subcontinent. The regions was left by legacies was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance and the management of the economy। मतलब इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा पैसे से रिलेटेड बहुत ध्यान दिया जाता था। एलाइड कल्चर्स मतलब होता है कि राजा वहाँ पर किस तरह से रहते थे, उनकी लैंग्वेज किस तरह से थी। 1000 ईयर्स 700 से 1750 के बीच की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन मतलब कि ग्रोइंग का जो भी डिफरेंट रीजन रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। दे फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ द लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ द इंटीग्रेशन एंड वाइट क्वाइट द डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब इसमें हम लोग को पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि राजा का राज वहाँ पर किस हिसाब से चलता था, इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ रहा था, राजा किस तरह से वहाँ पर रहते थे, और सब कॉन्टिनेंट उसके आसपास के इलाकों में स्मॉल स्टेट्स में बिग और स्मॉल स्टेट्स में कितनी क्या उनकी लेगेसीज उनने फैला रखी थी, कितने क्या जगह पे रूल इमर्ज कर रखा था, यही हमको इसमें बताया है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन्स ट्रेडिशंस। 1000 years की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट और रिलीजन्स ट्रेडिशंस में सब में फ़र्क आया है। पीपल बिलीव इन द डिवाइन। पीपल कौन, मतलब जो लोग थे वो डिवाइन पे बहुत बिलीव करते थे। डिवाइन मतलब ईश्वर पे बहुत बिलीव करने लगे थे, बहुत विश्वास करने लगे थे, उनसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे। It was during this period that's what important changes that we could what we call Hinduism today. This included the worship of new deities। deities मतलब क्या होता है, तो देवी देवता होते हैं, उन्हें हम deities बोलते हैं। And the construction of temples by royalty and growing importance of ब्राह्मण। ब्राह्मण की importance बहुत बढ़ गई थी। priest and dominant groups as society। dominant group बन गए थे societies में। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। क्योंकि ब्राह्मण की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उन्हें संस्कृत का बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्न कर रखा था और संस्कृत का बहुत सारा नॉलेज था। एंड सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। पैट्रॉन्स किसको बोलते हैं, जो न्यू रूलर्स होते हैं, नए रूलर्स होते हैं, जो सर्चिंग किसकी करते हैं, प्रेस्टीज की सर्चिंग में रहते हैं, उन्हें हम पैट्रॉन्स बोलते हैं। तो हमने रिलीजन्स के बारे में पढ़ा। रिलीजन्स मतलब देवी देवता भगवान के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ा कि लोगों को उस वक्त भी बहुत विश्वास था ईश्वर पे, बहुत डीटीज थी, देवी देवताओं पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, ब्राह्मण की उस वक्त बहुत रिस्पेक्ट थी। यही सब हमने इसमें यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वैन वी न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान इन इंडिया इन द 7th century। मर्चेंट और जो माइग्रेंट थे वो फर्स्ट मतलब पहले लोग ऐसे थे जो होली कुरान मतलब इंडिया में 17th century में लेके आए थे। मुस्लिम रिगार्डेड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी एट वन ऑफ गॉड अल्लाह हुज लव मर्सी एंड ब्यूटी इम्बैलेंस। इनके इतने सारे वर्ड्स अलग अलग भी थे जो सोशल बैकग्राउंड में इन सब में इन्हें अपने हिसाब से मतलब एक्सेप्ट किए थे। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उल्लामा। इस्लाम एंड उल्लामा, इस्लाम को क्या बोलते थे लोग, उल्लामा भी बोलते थे। लर्न थियोलॉजीज एंड जूरिडिस्ट। जूरिडिस्ट मतलब होता है धर्म कानून। एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेटेड इन द वेराइटी ऑफ फेस बाई इट्स फॉलोवर्स। देयर वॉज अ शीहा मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, इस्लाम धर्म की जिनने स्थापना करी थी वो कौन थे, प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मुहम्मद।
उनने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ये इसमें पूरे पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने करी थी। और ज्यूरिसडिक्ट मतलब धर्म कानून होता है, इन लोगों ने इनके हिसाब से इस्लाम मतलब उल्लमा, इन लोगों ने अपने अपने मतलब धर्म कानून के बारे में बताया है। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी उसके बारे में बताया है, इनकी कितनी रिस्पेक्ट और सब कुछ था कम्युनिटी के से रिलेटेड। तो इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी हमें इसके बारे में बताया है इस पूरे पैराग्राफ में। कम्युनिटी के बारे में बताया गया है ना। देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स एंड लॉ एंड द थियोलॉजी ऑफ मिस्टिक ट्रेडिशंस के बारे में बताया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। टाइम के बारे में लोग कैसे पता लगा लेते थे, पीरियड्स के बारे में कैसे पता लगा लेते थे। तो हिस्टोरियंस डिड नॉट सी टाइम, वो कभी टाइम नहीं देखते थे, वो आवर्स से मतलब घंटों से, दिनों से, सालों से पता लगा लेते थे। एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, उनके पास कोई क्लॉक और कोई कैलेंडर्स नहीं थे। दिस टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बड़े बड़े सोशल इकोनॉमिक पेशों से रिलेटेड, सोशल इकोनॉमिक से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते थे, नए नए आइडियाज़ बिलीव्स में चेंजेस आते थे, उस हिसाब से भी ये लोग टाइम का पता लगा लेते थे। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. 19th century में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने सोचा था कि अपन इस इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। पर ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं था, ये हिस्टोरिकल चेंज बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जो जैन बुद्धिज्म ये भी होते हैं, तो अपन तीन चीज़ों में अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ही रह जाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। तो ये आइडिया उनका मतलब अपने हिसाब से सही नहीं था। Few historians follow this periodism today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different movement पास्ट के बारे में इन लोगों ने पता करा। हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल इन टाउन और विलेजेस में, अर्ली एम्पायर्स में, किंगडम्स में जो भी रहते थे, मतलब उस वक्त 7th क्लास जो होती है, 7th क्लास में हमेशा मेडिवल पीरियड चलता है, 6th में एंशिएंट पीरियड चलता है और 8th में मॉडर्न पीरियड चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेडिवल पीरियड के इन लोगों को कुछ आता नहीं था, इन तीनों पैराग्राफ में इसके बारे में यही बताया गया था। पर अपन ने एक टाइम को मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करा था। तो जो अपन सबसे पहला टाइम होता है, जो सबसे पुराना टाइम होता है, उसे हम एंशिएंट पीरियड बोलते हैं। बीच का जो टाइम होता है उसे मेडिवल पीरियड बोलते हैं, और लास्ट का जो टाइम होता है उसे हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। इसलिए जो हिस्ट्री है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो अभी अपन जो 7th में वो हम मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। मॉडर्निटी कैरीज द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। 8th क्लास में जो मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं उसमें हम इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं, 7th में हम मेडिवल पीरियड बीच के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, और एंशिएंट में हम सबसे पुराना समय पढ़ते हैं। तो लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड यू कैन सी व्हाट एल्स हैज चेंज और रिमेन द सेम। पूरे टाइम में मतलब 1000 ऑफ ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए, कौन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या इलाकों में क्या क्या चेंजेस आए, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में क्या क्या चेंजेस आए, इस पूरी बुक में अपन ये पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल प्रोग्रेस कैसे हुई है, किस समय से ट्राई एंड कंपेयर करेंगे, और सारे चेंजेस के बारे में अपन ने पढ़ा है। हिस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। तो अपन अभी मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, इसमें यही बताया गया है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको अपनी PDF में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।